बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, तोशा खाना केस में कन्विक्ट होने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इन दिनों अटक जेल में अपनी 3 साल की सज़ा काट रहे हैं और इस कैद से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को निजात दिलाने की कोशिशें जारी हैं। उन कोशिशों में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस कैद से रिहाई मिलने से कबल इमरान खान साहब के हवाले से कुछ और भी एफ़र्ट्स की जा रही हैं, कुछ और भी कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से एक ख़त बुशरा बीबी साहिबा ने लिखा। बुशरा बीबी साहिबा के उस ख़त के ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है, उनकी कोशिशें कैसे रंग लाई हैं, इस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जड़ावाला पहुँचे हैं और जड़ावाला पहुंचने पे जो सरकारी हुकाम की मशीनरी की दौड़ें लगी हैं और जो सर्जनिश उनकी हुई है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात और चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब ने एक इशाया दिया है। इस इशाया में कौन कौन शरीक हुआ है, किन्हें दावत दी गई, किन के लिए इस इशाये का एहतमाम किया गया और कौन से जज साहबान ने शिरकत की है, ये तफसीलात और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब ने इशाया दिया है, ये नाज़रीन एक महदूद इशाया था जो उनकी जुडिशल कानूनी में जो चीफ साहब की कोठी जो उनकी रहायशगाह है, वहाँ पे इस इशाये का एहतमाम किया गया, जिसमें जो मतलब मेन जो इन्वाइटी थे जिन्हें मदऊ किया गया था, वो चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब के जो चैम्बर का स्टाफ़ है और इसके साथ साथ जो कमरा अदालत नंबर 1 का स्टाफ़ है, उनके एजाज़ में ये इशाया जो है वो इसका एहतमाम किया गया था। और इसमें जो जज साहबान शरीक हुए वो भी चीफ साहब ने बुलाया। वैसे तो बाकी चीफ जज साहबान को तो मदऊ नहीं किया गया था, उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस शाहिद वही साहब भी इस इशाया में उन्होंने शिरकत की है। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है, क्योंकि बंदियाल साहब की रिटायरमेंट भी है और रिटायरमेंट से कबल अपने स्टाफ को इस तरह का इशाया देना बड़ा अच्छा जेस्चर है। और ज़राए जिन्होंने हमारे साथ ये ख़बर शेयर की, उनका ये भी कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है, अब पता नहीं लाइटर नोट पे ज़राए ने कहा कि हो सकता है कि जो सहाफ़ी हैं उन्हें भी इस किस्म का इशाया चीफ जस्टिस की जानब से दिया जाए। लेकिन साथ में जो बताने वाला था उसने कहा कि हो सकता है कि आपको ग़ालिबन उस इशाये में मदऊ नहीं किया जाएगा। मतलब देखते हैं, चीफ साहब इशाया देते हैं, सहाफ़ियों के ज़ात में नहीं देते, लेकिन पर ये काबिल सताइश है कि अपने स्टाफ के जो स्टाफ है उनके चैम्बर का और कमरा अदालत नंबर 1 का, उनको अपने घर के ऊपर उन्हें एक बेहतरीन इशाया दिया। अच्छा, एक तरफ ये इशाया और दूसरी जानिब जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ साहब, वो कल रवाना हुए फैसलाबाद के लिए। फैसलाबाद उन्होंने रात गुजारी, जो मेरे ज़राए बताते हैं कि किसी रेस्ट हाउस में रात गुजारी। उनकी अहलिया सरीना ईसा साहब भी चीफ जस्टिस अपने नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के साथ थी और आज उन्होंने क्रिश्चियन कॉलोनी जड़ावाला का दौरा किया। वो एरिया जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या पेश आया, चर्चेज़ को जला दिया गया, मसीही भाइयों के घरों को जला दिया गया, उनके इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ की गई। तो आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब वहाँ पे पहुँचे हैं अपनी अहलिया सरीना ईसा के साथ और जाके दौरा किया है क्रिश्चियन कॉलोनी का, मुतासरा इलाके का, मुतासरा एरिया का, और मुलाकात भी की है मुतासरीन के साथ। और जब नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब वहाँ पे पहुँचे, और ये उनका बड़ा अच्छा फ़ैसला था कि वो वहाँ पे पहुँच के उन्होंने जाके मुतासरीन के साथ बात की, पूछा उनसे सारे वाक़ये के हवाले से, और वाक़ये के बाद जो उनको मसाइल और मुश्किलात दरपेश हैं उस हवाले से भी उनके साथ बातचीत की। और फिर जो सरकारी मशीनरी ज़रिए से बात है कि नोटिफाइड डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस हैं अगले, और 17 सितंबर को अपना हल्फ भी उठाएंगे, तो मशीनरी वहाँ पे पहुँची और चीफ जस्टिस साहब ने जो सर्जनिश की उनकी नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने, और उनसे पूछा कि 3 दिन तो इस वाक़ये को गुजर चुके हैं, अब तक आपने इस इलाके को कम कम सफाई सुथराई, गलियों की, नालियों की और बाकी चीज़ों की ये तो कर लेते, इस हवाले से तो किसी ने नहीं रोक रखा था। और कब तक इनके नुकसान का अजाला हो जाएगा, इनकी मुश्किलात आप जो है वो उसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो इस हवाले से भी अहकाम दिए हैं और जिस पर सरकारी मशीनरी ने कहा है कि इक़दामात उठाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर को भी आए थे, उनकी भी सर्जनिश की गई। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया अपने काजी साहब ने कि वहाँ पे गया। बहुत सारे दोस्त एतराज़ हमारे ग्रुप्स के अंदर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स का है कि जी जो अपने साकिब निसार साहब भी जाया करते थे, तो उनके दौरे पे क्यों एतराज़ था। ये प्योरली नाज़रीन जो जड़ावाला का वाक़या था, अगर हॉस्पिटल का दौरा कर रहे थे साकिब निसार साहब, या इस तरह के जुडिशरी के दौरे कर रहे थे, या किसी और जगह पे दौरे के ऊपर जा रहे थे, ये जो दौरा है अपने काजी फ़ाइज़ साहब का, ये प्योरली
फंडामेंटल राइट्स के हवाले से था, अवामी मफाद आमा का था, बुनियादी हकूक़ की प्रोटेक्शन के हवाले से था, और ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का अपना अक़लीतों के बुनियादी हकूक़ की प्रोटेक्शन के हवाले से फ़ैसला मौजूद है, उनकी इन्फोर्समेंट के हवाले से मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट तो अक़लीतों के हवाले से बाकायदे तौर पर फ़ैसला दे के उसमें फ़रीक बन चुकी है कि उनको सिक्योरिटी भी अक़लीतों को फ़राहम की जाए, उन्हें तमाम जो उनके राइट्स बनते हैं वो भी फ़राहम किए जाएँ। तो वहाँ पर जाना काजी साहब का, बेशक जिसको जो मर्ज़ी एतराज़ हो, बड़ा अच्छा उन्होंने फ़ैसला किया और जाके उनकी ढार्स भी बंधाई। और मुझे ये भी लग रहा है कि वापस आके जो अपने काजी साहब हैं, हो सकता है कोई लेटर भी वो लिखें, नोट भी कोई लिखें काजी अपना बंदयाल साहब को, इस मामले का कोई नोटिस लेके, या फिर मुतलका हुकाम से रिपोर्ट भी, पेशरफ रिपोर्ट भी तलब की जाए जो मुतलका केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। इसके अलावा नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम कौमी असम्बली जाने वाली करके गई थी, उस बिल पे दस्तखत कर दिए। इसमें जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी वो ये थी कि रिटायरमेंट के 2 साल के बाद आप कोई राज अफशा नहीं कर सकते, सियासत नहीं कर सकते, और अगर आप हसास पोजीशन में हैं पाक फ़ौज के अंदर तो फिर 5 साल तक आप सियासत और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास हो हसास ओहदे पे होते हुए, आप उसको इजाज़त के बगैर इंकिशाफ नहीं कर सकते, उसको पब्लिक नहीं कर सकते। तो ये दोनों बिल जो हैं आज सदर साहब ने इन पे दस्तखत कर दिए हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ चीज़ें और भी चल रही हैं कि इमरान खान साहब का केस जो है वो फ़ौजी अदालत में चलेगा नहीं चलेगा, तो इस हवाले से भी आज अंसार अब्बासी साहब की खबर है जिसमें उन्होंने ये अपने ज़राए से दावा किया है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का साइफर के हवाले से खान साहब पे नया मुकदमा दर्ज किया गया है, ये मुकदमा आम फौजदारी अदालत में चलेगा, ये खान साहब की जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालत में नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं जो खान साहब को बैरून मुल्क जाने की एक डील की पेशकश की गई, उस पर खान साहब का जवाब क्या है। तो ये नाज़िम ख़बर है, फ़ारूक अख्तर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े भाई हैं हमारे, और बड़ी अच्छी इनकी ख़बरें होती हैं, लेकिन हम बड़े एहतराम के साथ कभी कभी इनके साथ इख्तलाफ भी कर लेते हैं। अब फ़ारूक अख्तर साहब की स्टोरी ये है कि इमरान खान साहब को जेल में एक मरतबा फिर बैरून मुल्क जाने की पेशकश की गई है, और इस प्लान पर अमल के लिए फ़िज़ा जो है वो बनाना शुरू कर दी गई है। और साथ में फ़ारूक अख्तर साहब अपनी स्टोरी में ये भी कहते हैं कि 3 सियासी जमातें, ये जो प्लान बना है खान साहब को बैरून मुल्क भिजवाने का, जो पेशकश की गई है और जिसके लिए फ़िज़ा बनाई जा रही है, इस प्लान के तहत 3 जो जमातें हैं जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ़ है, नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इन तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में यकसा मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। लेकिन इनके जो कायदीन हैं, जैसे PTI के इमरान खान हैं, नून लीग के नवाज शरीफ हैं और पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी हैं, इन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। और नवाज शरीफ के बारे में जो नून लीग ने ऐलान कर रखा है कि वो चौथी मरतबा उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, तो वो अगर वापस आए तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो ये फ़ारूक अख्तर साहब की स्टोरी है। इस पे ये जो बैरून मुल्क जाने की पेशकश है, खान साहब कई मरतबा अपने मुख्तलिफ बयानात में ये जेल जाने से पहले दावा कर चुके हैं कि मैं बैरून मुल्क नहीं जाऊँगा, मेरा तो सब कुछ पाकिस्तान में है। लेकिन खान साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो वो कहते हैं उससे यू टर्न लेने में देर नहीं लगाते। लेकिन मुझसे अगर कोई सहाफ़ती कोई तज्ज़िया ले या मेरी अगर राय पूछी जाए तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये भी मेरी एक राय है कि हो सकता है कि खान साहब को बाहर जाने भी ना दिया जाए। अभी तो खान साहब के ख़िलाफ़ तोशा खाना का केस है, उसमें कन्विक्शन हुई है। साइफ़र का केस खान साहब के ख़िलाफ़ आ रहा है, बड़ा तगड़ा केस है, और उसमें खान साहब के अपने कारनामे हैं, अपने कारनामों से ये केस खान साहब के ख़िलाफ़ बनाया गया है। और फिर तोशा खाना का नैब का केस है, अलकादर ट्रस्ट का नैब का केस है। तो खान साहब के लिए बाहर जाना इतना आसान भी नहीं होगा, और खान साहब को ख़ुद जाना भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि खान साहब को बैरून मुल्क जाने की इस किस्म की कोई इजाज़त भी दी जाएगी। फ़ारूक अख्तर साहब की खबर है, हमने आपके साथ ये खबर शेयर कर ली कि ऐसी पेशकश हुई है, लेकिन खान साहब का ख़ुद का भी स्टेटमेंट है और हालात भी ये बताते हैं, हालात व वाक़यात बताते हैं कि खान साहब को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अलबत्ता खान साहब के को रिलीफ दिलाने के लिए कोशिशें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ज़रूर कर रही है। उसमें एक तो रात गया जो स्टोरी सामने आई, क्योंकि हमने अपना आखिरी वीलॉग कर दिया था, उसमें ये खबर आपके साथ डिस्कस नहीं कर चुके, लेकिन इसमें एक नुक्ता अहम है। खबर तो आप सुन चुके हैं कि जो सफ़ीरों के साथ, यूरोपी या मगरबी ममालिक के जो सफ़ीरों के साथ मुलाकात की है अपने शाह महमूद कुरैशी साहब ने, अली ज़फ़र साहब ने और रऊफ़ हसन साहब ने, जिसमें अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम मौजूद थे, कनाडा के थे, बरतानिया के थे, नॉर्वे के थे, और यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर थी, इंडोनेशिया के सफ़ीर थे। और ये मुलाकात नाश्ते के टेबल पे हुई है, और ये नाश्ते का एहतमाम जो है स्टेलवी हाई कमिश्नर के घर पे किया गया था। उसमें शाह साहब पहुँचे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, रऊफ़ हसन साहब, और साथ में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब।
شاہ صاحب نے تو ان خبروں کی تردید کی، لیکن باقی جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے، پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ان ملاقاتوں کی تصدیق کی ہے، اور اس میں پاکستان کے سیاسی معاملات، خان صاحب کے خلاف کیسز، خان صاحب کی جو سزائیں ہیں، جو خان صاحب کو اس وقت چیزیں فیس کرنا پڑی ہیں، اس حوالے سے دونوں رہنماؤں نے اعتراف کیا کہ تمام چیزیں زیر بحث آئی ہیں۔ لیکن ایک جو اس میں نکتہ ہے کہ اس ملاقات میں ظاہر سی بات ہے کہ امریکی سفیر اور خان صاحب الزام لگاتے ہیں کہ ڈونلڈ بلوم نے ان کی حکومت کے خاتمے کی دھمکی دی تھی اور وہ سازش کی تھی پاکستان کے خلاف، امریکہ اس میں انوالو تھا۔ ویسے تو خان صاحب اس بات سے مکر چکے ہیں، منرف ہو چکے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی تھی۔ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے سازش کی تھی۔ تو امریکی جو سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم نے، انہوں نے پوچھا پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ آپ نے تو سارا الزام ہمارے اوپر لگایا کہ امریکہ نے سازش کی ہے، آپ یہ بتائیں کہ ہمارے اس معاملے کے ساتھ تعلق کیا تھا، کیا ہم نے سازش کی تھی، ہمارا سازش کے ساتھ کیا لینا دینا تھا؟ تو پی ٹی آئی کے جو رہنما وہاں پہ بالکل خاموش تماشائی اور لاجواب ہو گئے کہ کیا جواب دیں۔ پہلے ہم نے یہ الزام تو لگایا، پھر ہم نے اس سے یو ٹرن بھی لیا، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہم ایک ایسا چیز ہے جو اپنے لوگوں کے عوام کے اندر، ذہنوں کے اندر بھر چکے ہیں، پلوٹ کر چکے ہیں ان کے ذہنوں کو کہ سب کچھ امریکہ نے کروایا ہے، تو کیا جواب دیں؟ لاجواب تھے، بے بس تھے اور آئیں بائیں شائیں وہاں پہ کرتے رہے۔ تو یہ ملاقات بھی ہوئی ہے، ایک طرف یہ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ناظرین جو رونا دھونا لگا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں کا، پی ٹی آئی کے وکلا ٹیم کا، اور اس حوالے سے ایک خط بھی لکھا ہے بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہ خان صاحب کو، جو ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو خط لکھا ہے، خان صاحب کو سہولیات نہیں فراہم دی جا رہی، وہاں پہ جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی، سی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، اور ایک تو ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آصف محمود بٹ صاحب ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے آج اس بیانیے کے، پی ٹی آئی کے اس بیانیے کے پرخچے اڑا دیے ہیں، اور آصف محمود صاحب یہ اپنی خبر میں لکھتے ہیں کہ ذرائع کا یہ کہنا ہے، معتبر ذرائع، معتبر مطلب بابسوخ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سیل دیا گیا ہے وہ 8x12 کا ہے، اور اس میں صرف ایک سیل نہیں، خان صاحب کے آگے پیچھے 4 سیلوں کو ان کے لیے خالی رکھا گیا ہے، ان کی سیکیورٹی کے لیے، عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے 4 سیل ان کے آگے پیچھے خالی پڑے ہیں، اور ساتھ میں بھی کہا گیا کہ وہ جو 4 سیل کا جو خان صاحب کے ساتھ 4 سیل ہیں، ان کا اپنا سیل ہے، اس کے سامنے ایک برآمدہ بھی ہے، خان صاحب اس کے سامنے چہل قدمی کر سکتے ہیں، ٹہل سکتے ہیں، چہل قدمی کر سکتے ہیں اور ورزش بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹوائلٹ کے حوالے سے شکوہ کیا جاتا ہے کہ واش روم بھی اسی جیل کے اندر ہے، پہلے تو فیاض حسن چوہان سے پوچھے جو خان صاحب کے دور میں منسٹر تھے صوبائی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جیل میں بڑی سہولیات دے دی ہیں، عثمان بزدار صاحب بھی کہتے تھے، وہ کہاں گئے وہ جیل کی سہولیات جو عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں، پنجاب کی حکومت میں وہ سہولیات فراہم کی تھیں، اب خود کہہ رہے ہیں کہ سہولیات نہیں، لیکن قطع نظر اس بحث میں جانے کے، یہ ٹوائلٹ کا جو شکوہ کرتے تھے کہ اسی جیل میں بغیر چھت کا اوپن ٹوائلٹ موجود ہے، تو وہ ٹوائلٹ خان صاحب کا وہاں پہ ختم کر دیا گیا، اور جس جگہ پہ ٹوائلٹ تھا اس جگہ کو دوبارہ سے بنا کے وہاں پہ ایک بڑا سا شاور خان صاحب کو لگا دیا گیا، اور خان صاحب اب کمرے میں شاور لے سکتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ ٹوائلٹ کہاں پہ چلا گیا، تو دوسرے سیل میں ٹوائلٹ بنا دیا گیا، خان صاحب وہاں پہ جا کے ٹوائلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں، اور بیسن بھی لگا دیا گیا ہے خان صاحب کے سیل کے باہر، منہ ہاتھ دھونا ہے یا ویسے کچھ اور کرنا ہے تو وہ بیسن پہ خان صاحب جا کے کر سکتے ہیں، ہاتھ منہ اپنی چیزیں مطلب واش کر سکتے ہیں۔ شیو کے حوالے سے خان صاحب کے وکلاء نے شکوہ کیا کہ جب ملاقات کی تو خان صاحب کی شیو بڑی ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ شیو نہیں کریں گے تو شیو بڑھے گی، لیکن شیونگ کے حوالے سے جو چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں وہ خان صاحب کو پہلے دن ہی جیل میں مہیا کر دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز کو چیک کرنے دیا جائے، یہ بھی بشریٰ بی بی صاحبہ نے الزام لگایا تھا کہ ان کے خامند کو جیل میں زہر دینے کا خدشہ موجود ہے، تو اس حوالے سے بھی آصف محمود بٹ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو کھانا خان صاحب کو دیا جاتا ہے اس کا 3 ڈاکٹرز جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں، خان صاحب کو قرآن پاک بھی دیا گیا ہے، اور خان صاحب کو ان کی خواہش پہ، ان کے کہنے پہ، اسرائیلی جو مصنف ہیں ان کا ایک مشہور ناول بھی خان صاحب کو مطالعے کے لیے فراہم کر دیا گیا ہے، اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں کب منتقل کیا جائے گا، یا کیا بھی جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ ناظرین ہمارا آج کا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔